Hello students, how are you all? Hope all of you are well. This is the fourth lecture of electrochemistry class 12. Actually, till the previous video I have already discussed about what is electrode potential cell and how the electrons are being transferred from one electrolyte to another electrolyte. Hope all of you have understood that concept. This is the fourth lecture, so let's begin with the Nernst equation. You may have heard this word Nernst equation. Now you can ask me, sir, what is this Nernst equation? Nernst equation gives you the relationship between the electrolytes and the potentials of electrolyte. Means concentrations of the electrolyte and the potentials of electron. The relationship between these two is known as Nernst equation. Just suppose if any metal which has released some electrons, number of n electrons. So you know very well, if we give number of n electrons to this metal, it will come in its original state, right? So here you know very well, from this positive to this neutral, it is being reduction, right? Yes or no? You can see this metal. ये metal है हमारे पास. हम जानते हैं कि metal के ऊपर में अगर कोई भी charge होगा, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स मेटल ने निकाले, अगर उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल को दे दिया जाए तो वो वापस न्यूट्रल एटम में आ सकता है. ये तो इतना तो आप लोग जानते होंगे, विश्वास है, इसलिए ऐसा नहीं कि इतना भी नहीं जानते होंगे आप लोग कि मेटल्स में अगर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम निकालेंगे और उतना इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, इतना डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे. अब क्वेश्चन आया यहाँ पर, सर इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करना है, राइट? आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कैसे रिप्रेजेंट करें, राइट? सो नो नीड टू वरी, आई एम टेलिंग यू. यहाँ पर नर्न्स इक्वेशन क्या कहता है, मेटल में से जितने भी हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं ये इक्विलिब्रियम होता है, थर्मोडायनामिकली ये इक्विलिब्रियम होता है. यहाँ पे ये रिडक्शन वर्ड मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हूँ. तो अगर इस इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन होगा, अब कंसंट्रेशन किस चीज का होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन हियर इन दिस इक्वेशन, राइट? तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है बच्चों. यहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रिकल सेल पोटेंशियल है वो लिखना है, और उस इलेक्ट्रॉन के जो पोटेंशियल है और ये जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है, उस दोनों की रिलेशन हम लोगों को दिखाना है. तो जैसे मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रॉन सेल इस मेटल का निकालते हैं, मेटल में से कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, n+ निकला है, और टोटल कितना जाकर के अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो मेटल में क्या है, वो न्यूट्रल स्टेट में आ गया है, आया है या नहीं आया? तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं Mn+ सिंगल लाइन m, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के रूप में डिनोट करते हैं. इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन सेल पोटेंशियल E0 सेल माइनस nr बाय RT/NF यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उसके कंसंट्रेशन 1 जो हमारा M+ है, N+ का उसका कंसंट्रेशन. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पर आप तो कह दिए हो कि मतलब इट्स ओके फॉर वन मेटल, बट व्हेनेवर वी स्टार्ट अबाउट द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में तो दो हाफ सेल को मिलकर के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स बनता है, राइट? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना भी चाहिए. अगर नहीं आ रहा है तो आप समझने की कोशिश कीजिए. पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड है, जो मेटल के इलेक्ट्रोड से हम लोगों ने देखा अगर उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं, मतलब उसका रिडक्शन करवा देते हैं, तो वो न्यूट्रल स्टेट में आ जाता है. तो नर्स ने कहा था कि डायरेक्टली उन्होंने कहा था द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड and the concentration of electrolyte is being relationship with Nernst equation. यही Nernst equation है आपका. अगर इसमें आप जो भी आपको पता है कैथोड और एनोड पे रिएक्शंस होगा या नहीं होगा, फटाफट बताइए, होगा या नहीं होगा? होगा ना. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो आपने लिख दिया, लेकिन कैथोड और एनोड का तो अलग अलग आएगा. डेफिनेटली अलग. अब आप यहाँ पे पूछेगा कि सर N क्या है, R क्या है, T क्या है. तो बच्चों यहाँ पर ये चीज तो आप समझ गए, ये हाफ सेल है, ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल है. R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है,
R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0.083 बराबर। T आपका है टेम्परेचर, जो आप लोगों को कितना रखना है? 298 केल्विन। N जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब ये जैसे यहाँ पर दो नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए यहाँ पे n। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 यहाँ पे। F जो है फैराडे की वैल्यू होती है 96,500 कूलम पर मोल बराबर। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। अब इसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग जो इक्वेशन बनाएंगे किसी भी चीज का, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको जिंक का और कॉपर का देता हूँ, Zn is equal to Zn2 plus 2 electron and Cu2 plus 2 electrons gives you copper बराबर। इस रिएक्शन को जब आप ऐड कीजिएगा, ओवरऑल रिएक्शन आपको पता है कि ये रिएक्शन आपका एनोड पे हो रहा है जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये रिएक्शन आपका कैथोड पे हो रहा है जो रिडक्शन हो रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हो गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब आ जाइए यहाँ पर जो आप लिखोगे हर सेल का, क्योंकि हम लोग जानते हैं E0 सेल जो स्टैंडर्ड सेल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज इक्वल टू E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। अब बोलोगे सर ये क्या है? RL क्या है? राइट लेफ्ट मतलब ये R का मतलब हो गया कैथोड और L का मतलब हो गया एनोड, जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल निकालते समय ये फार्मूला लिखा था, याद होगा आप लोगों को। तो नॉन्स इक्वेशन में क्या करना है आपको? कैथोड का अलग रखना है, एनोड का अलग रखना है, और दोनों वैल्यू को माइनस कर देंगे। बोलोगे सर ये क्या होगा? यस, तो यहाँ पर Cu2 plus Cu, तो जैसे मतलब मान लीजिए ये जो वैल्यूज होंगे आपके E0 सेल इज इक्वल टू E0 Cu2 plus Cu माइनस E0 Zn2 plus Zn। तो ये वैल्यूज आप लोगों को निकाल देना है, जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल, ये कॉपर का हाफ सेल और जिंक का हाफ सेल की वैल्यू आप लोगों को निकाल करके वैल्यू पुट अप कर देना है। बोलोगे सर ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे? बस बिल्कुल इसी तरह से, जैसे Mn के बदले यहाँ पर जिंक डाल दीजिए, फिर जो वैल्यूज आएगी, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकला है N की वैल्यू। हाँ, एक और चीज, अगर इस इक्वेशन को आप RT का वैल्यू तो कांस्टेंट है, F की भी वैल्यू कांस्टेंट है बराबर। अगर RT और F की वैल्यू को पुट अप करने पर जो वैल्यूज आपको निकलेगा, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा इस तरह से, E cell is equal to E0 cell minus R की वैल्यू 0.083, टेम्परेचर 298 एंड फैराडे 96,500, सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे तो 0.059 by n ln 1 upon m plus, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। बोलोगे कि सर बराबर है, ये ई सेल जो है यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, इस कारण से मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। सबकी वैल्यू पुट अप करने पर डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं, EMnM is equal to E0 cell minus 0.059 upon n। n क्या हमारा? What is n? n is number of electrons released during the electrolysis। तो यही रिलेशनशिप हमारे नर्स साहब दिखाना चाहते हैं, आखिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर में किस तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीज। तो सबसे पहले आपको कैथोड और एनोड का ये हाफ सेल रिएक्शन मिल जाएगा, E0 सेल की वैल्यू हो जाएगी या नहीं होगी बच्चों? एक बार आप लोग करके देखिए, अगर करके देखोगे डेफिनेटली आ जाएगा। जस्ट सपोज कीजिए ये मैं वैल्यूज को रफ कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज नोटबुक में इसको फटाफट जूम करके लिख लीजिए। वेरी गुड। चलिए अब जो है हम लोग फटाफट इस कैथोड और एनोड की वैल्यू को पुट कर देते हैं। इज इट ओके स्टूडेंट्स? यस और नो? देख लीजिए कैथोड और एनोड की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर अगर हम ECU2 प्लस सिंगल लाइन Cu की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो क्या होगा? E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 ln 1 अपॉन Cu2 प्लस, होगा या नहीं होगा बच्चों? यस। इक्वेशन नंबर 1
जो कैथोड पे है। उसके बाद जिंक का EZn2 प्लस सिंगल लाइन Zn इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 Ln 1 अपॉन Zn2 प्लस होगा बच्चों, यस और नो। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आप लोगों को, इक्वेशन 1 माइनस 2 जो आप लोगों को मैंने बताया था, यहाँ पर जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगी वैल्यू पता है आप लोगों को। यहाँ पर ये आपका E राइट हो गया और ये जो है आपका E लेफ्ट हो गया। कॉपर वाला कैथोड वाला जो है E नॉट राइट एंड जिंक वन E नॉट लेफ्ट। तो यहाँ पे जो वैल्यू आप पुट अप करोगे तो किस तरह से वैल्यू आएगा बच्चों, E Cu2 प्लस Cu माइनस E Zn2 प्लस Zn। इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे डाल दीजिए, E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 Ln Zn ऊपर चला जाएगा और Cu नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं log a माइनस b को log a अपॉन b लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं हम लोग, डेफिनेटली लिख सकते हैं। log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। तो ये वैल्यू जो है इस तरीके से अगर आपको नॉन इक्वेशन का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको जो सॉल्व करना है बच्चों इस इक्वेशन के अंतर्गत आप नॉन इक्वेशन के कोई भी सम्स को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो एनसीईआरटी में देख सकते हो, कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, राइट। यहां पे कहोगे कि सर जो वैल्यूज आए हैं, अब इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगा आपको उसको खाली सेल रिएक्शन में डाल देना और कुछ नहीं करना। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन आपको दिया हो, निकेल का, सिल्वर का, बस इस तरीके से खाली याद रखना है कैथोडिक इक्वेशन कौन सा होगा, एनोडिक इक्वेशन कौन सा होगा, और यही आपका जो है ई सेल की वैल्यू है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये भी एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है। तो यहाँ पर ये जो है ई सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 Ln। यहाँ पे जो भी तुम्हारा एनोड का जो कंसंट्रेशन होगा वो अपॉन कैथोड का जो कंसंट्रेशन होगा वो खाली लिख देना है आपको बस। इस इक्वेशन के अंतर्गत आप कोई भी क्वेश्चन नॉन इक्वेशन के सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इस चीज को समझने में दिक्कतें हो रही है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि नॉन इक्वेशन के लिए इतना आप लोगों को समझाना आई थिंक इट्स नॉट टू मच हार्ड जितना आप लोग सोचते हो। क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों को पहले तो हाफ सेल नहीं पता होता है कि सेल पोटेंशियल क्या है, हाफ सेल क्या है, तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों को लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में दिया है। ये छोटे छोटे वीडियोस को पूरा देखो, उसको लिखो नोटबुक में, और उसके बाद देखो कि ये नॉन इक्वेशन की वैल्यू तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे पता चलना चाहिए कि इन लोगों को नहीं आया। इज इट ओके एवरीवन? जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट डाउन दिस थिंग्स इन योर नोटबुक। बहुत बच्चों का एक डाउट था कि सर क्या हम इसको इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के तौर पर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो बच्चों, नो नीड टू वरी। अगर तुम याद होगा क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट करते थे तो हम लोग भी इसी तरह से वैल्यूज निकालते थे और प्रोडक्ट करते थे। जस्ट सपोज कीजिए यहाँ पर A आपका रिएक्टेंट है, A भी रिएक्टेंट है और केमिकल इक्विलिब्रियम C और D आपको प्रोडक्ट बना रहा है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स A, नंबर ऑफ मोल्स B, नंबर ऑफ मोल्स C, नंबर ऑफ D। तो हम लोग जो कंसंट्रेशन कांस्टेंट K की वैल्यू निकालते थे, क्या निकालते थे बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, ये निकालते थे ना, याद है केमिकल इक्विलिब्रियम में? यस और नो? तो यहाँ पर जो E सेल की वैल्यू होगी बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से E सेल इज इक्वल टू standard cell potential minus 0.059 upon n concentration of product upon concentration of reactant। got it students? ये चीज आप लोगों को बस खाली ध्यान से समझना है कि ये हम लोगों ने जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किया है वो क्या है। यहाँ पर जो
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है आपको, बस उसी का कंसंट्रेशन यहाँ पे पुटअप किया है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन के तौर पर हम लोगों ने प्रेजेंट कर दिया। अब बोलोगे सर ये 0.059 वैल्यू, वही बच्चों जस्ट मैंने आपको बताया था, क्या था फॉर्मूला हमारा, याद कीजिए, nRT यहाँ पर E cell इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस NR अपॉन RT अपॉन NF ln 1 अपॉन जो भी मेटल है उसका हम लोगों को कंसंट्रेशन निकालना। ये हम लोगों का मेन फॉर्मूला था, अगर आप लोगों को याद होगा तो जस्ट मैंने आपको कुछ देर पहले बताया अभी जस्ट। तो इस फॉर्मूला को हम लोगों ने क्या किया बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर में पुटअप कर दिया और उसका रिएक्शन हम लोगों ने निकाल लिया। एक ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, जितना भी मैं ब्रैकेट बना रहा हूं बच्चों, वो ब्रैकेट्स वाले फॉर्मूला आपको नोटबुक में लिखना ही लिखना है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू राइट इन योर नोटबुक। After the Nernst equation, the second which is the most important thing, that is Gibbs free energy। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि सर ये गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पे कहाँ से आ गई, राइट? तो यहाँ पर जो गिब्स फ्री एनर्जी जो है बच्चों, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, जो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस है, याद रखना बच्चों, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए यहाँ पर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ। बोलोगे सर ये क्या है, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, याद करो तुम लोग चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 केमिकल इक्विलिब्रियम, गिब्स फ्री एनर्जी, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस इन विच आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू अबाउट व्हाट इज डेल्टा जी। कितने लोगों को याद है डेल्टा जी के बारे में? जिन लोगों को नहीं याद है आप मेरे प्लेलिस्ट ऑप्शन को ओपन करके क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम में जो स्पॉन्टेनियस वाला वीडियो है उसको देख लीजिएगा, तो गिब्स फ्री एनर्जी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग इसलिए लिख लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जी माइनस एन एफ ई नॉट सेल होगा, नॉट ई होगा। यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के लिए कर रहे हैं, तो ई नॉट सेल, राइट स्टूडेंट्स? सो नो नीड टू वरी हियर, एन एफ ई सेल। तो वापस एन जो है आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन। एफ जो है फेराडे की वैल्यू 96,500 कूलम पर मोल, और ये जो है आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। तो ये था हमारा नर्स्ट इक्वेशन। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द नर्स्ट इक्वेशन। अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा भी समझ में ना आया हो या फिर कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे में आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं नर्स्ट इक्वेशन के बाद वाला जो वीडियो बनाऊं तो उसमें आपके डाउट्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, hope all of you have understand. If you have enjoyed this video, don't forget to like and subscribe the channel. Share this video with your friends so they can be also benefited. That's all for today. Thank you. Have a great day. Bye bye and take care.